कल के लेक्चर में हमने ये देखा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कब उसको हम जज कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी जिसमें हमने एक ग्लास प्लेट रखी और कुछ रेज ऑफ लाइट को उसमें से पास किया। तो आपने देखा था कि जब मैं ग्लास प्लेट को बिल्कुल रेज ऑफ लाइट के सामने रख रहा था तो तब उन रेज ऑफ लाइट ने उस ग्लास प्लेट को क्रॉस किया था। लेकिन जब मैंने ग्लास प्लेट और रेज ऑफ लाइट को पैरेलल कर दिया था उस केस में कोई भी रे ऑफ लाइट उस ग्लास प्लेट को क्रॉस नहीं कर पा रही थी। सो आज हम देखेंगे कि मैथमेटिकल फॉर्म फ्लक्स की हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कल जो हमने काम किया था उसको आपने एक बार देखा होगा ज़रूर। तो आज आइए देखते हैं हम मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं फ्लक्स की। So mathematically flux is a dot product of electric field वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ पे हम एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे, एज अ वेक्टर ट्रीट किया जाएगा। दिस एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। आज के लेक्चर में जिसको ये पॉइंट समझ आ गया उसको आज का लेक्चर सारा समझ आ जाएगा। सो रिमेंबर वन थिंग, दिस पर्टिकुलर ए, ये जो ए है आपके पास, दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर। इसको लिख लें अपने पास। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर। अब ये नॉर्मल टू द प्लेन जो मैं बात कर रहा हूं इसका क्या मतलब है? पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल टू द प्लेन, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम नीचे जो इस फार्मूले को एक्सपेंड किया गया है ई ए कॉस थीटा, फिर इसकी तरफ आएंगे। व्हाट इज नॉर्मल टू द प्लेन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिसाल लीजिए कि ये फर्श है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्श है और इसके ऊपर मैं खड़ा हूं, तो मेरे में और इस ग्राउंड में कितना डिग्री एंगल बन रहा है मुझे बताइए जरा। दिस एंगल इज 90 डिग्री। सामने नजर आ रहा है कि मुझ में और इस ग्राउंड फ्लोर में एंगल 90 डिग्री क्रिएट हो चुका है। ये जो एरो हेड है ये मैं हूं एक्चुअली, आपको बताने के लिए मिसाल दे रहा हूं। अब अगर आप गौर से देखें तो मुझ में और इस ग्राउंड के बीच में एंगल 90 डिग्री बन चुका है। तो मैं कहूंगा कि मैं इस ग्राउंड के नॉर्मल खड़ा हूं। मैं इस ग्राउंड के क्या हूं? नॉर्मल खड़ा हूं। सिमिलरली मैं अब ये एरिया ले लेता हूं। मैं कहता हूं ये कोई पर्टिकुलर एरिया है जिसकी लेंथ L है और विड्थ W है। एरिया होता क्या है? एरिया होता है जनाब आपके पास लेंथ इनटू विड्थ, तो ये एरिया हो गया। लेकिन मैंने शुरू में बता दिया कि हम एरिया को यहां पे एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे। ये जो क्वांटिटी है लेंथ इनटू विड्थ, ये तो मुझे बताएगी उसका मैग्नीट्यूड। अब हम उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि एरिया अगर वेक्टर है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। मैंने अभी शुरू में एक बात बोली है, नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर है ये। तो मुझे ये बताएं, ये जो प्लेन है, ये प्लेन है ना, एक सरफेस बन गई है जिसकी लेंथ L और विड्थ W है।
तो इसका नॉर्मल क्या बनेगा, मुझे बताएं जरा, क्या ये इसका नॉर्मल नहीं बनेगा? सो दिस इज पर्टिकुलर n यूनिट वेक्टर, ये वो n यूनिट वेक्टर है जो कि इस एरिया की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। आप इसको n यूनिट वेक्टर लिख लें या फिर इसको आप a यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। सो यहां पे हमें मालूम पड़ा, जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी जिसमें मैं खड़ा था फर्श के ऊपर, मुझ में और फर्श के दरमियान में कितने डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा था, 90 डिग्री। तो मैंने ये बोला आपसे कि मैं इस फर्श के नॉर्मल खड़ा हूं, मतलब मुझ में और फर्श में कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर क्या होगा, ये प्लेन है, ये एक सरफेस है, इसके नॉर्मल क्या होगा कि आप इस सरफेस और जो एरिया वेक्टर बनेगा उसके दरमियान में कितने एंगल क्रिएट करेंगे, दैट शुड बी 90 डिग्री। तो आप बोलेंगे कि ये अब नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर बन चुका है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं नहीं जी, मैं तो इस सरफेस को अभी मैंने फर्श के ऊपर रखा हुआ है, ये लेंथ और ये इसकी विड्थ है, मैं कहता हूं नहीं जी, मैं इसको जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट कर देता हूं। अब मैंने इसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कर दिया। अब मुझे बताएं नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इस तरफ मूव कर जाएगा। नाउ दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर, दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, जूं जूं आप सरफेस को मोड़ते जाएंगे उसी तरीके से नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर भी साथ साथ मूव करता जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से बता रहा हूं मैं। जिस बच्चे को ये समझ आ गया नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर, उसके लिए बाकी कोई चीज मुश्किल नहीं है। यहां पे आप दोबारा से मैं अपने पॉइंट्स को रिपीट करूंगा। व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल है क्या, किसी भी सरफेस के बीच में और जो हम एरिया वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं उसके बीच में 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो जाए तो हम कहेंगे कि अब यहां पे जो एरिया है दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर बन चुका है, दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर। ये वैसे ही है जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने आपको करके दिखाया, इसमें ये सरफेस थी और मैं खड़ा था, तो मैं ये कह रहा था कि मैं इस सरफेस के नॉर्मल खड़ा हूं, मतलब मुझ में और इस सरफेस में कितने डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा था, 90 डिग्री। अब हमने तो नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर फाइंड करना है, तो मैंने क्या लिया, उसी तरह की एक सरफेस ले ली। अब इस सरफेस के अब ये एक एरिया है ना, जाहिर सी बात है इसकी लेंथ भी है और विड्थ भी है। लेंथ और विड्थ से मेरे पास मैग्नीट्यूड तो आ गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, तो डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर। मैं इस सरफेस के मिड में से एक वेक्टर जनरेट करूंगा और वो वेक्टर और इस पर्टिकुलर सरफेस के दरमियान में कितना एंगल क्रिएट होना चाहिए, दैट शुड बी 90 डिग्री। तो मैं कहूंगा कि अब ये एरिया वेक्टर इस सरफेस के नॉर्मल हो चुका है और यही चीज हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। सो दिस पर्टिकुलर वेक्टर इज नाउन एज नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर। अब जिस तरीके से ये सरफेस मुड़ती जाएगी ये नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर भी इसी के साथ साथ मूव करता जाएगा, जिस तरह आप नीचे वाली डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने बनाया है। सो यहाँ पे हमने नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर सीख लिया। अब आइए वापस चलते हैं जरा फार्मूले की तरफ। सो फ्लक्स की मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम गौर से देखें तो आप देख रहे हो कि फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर। फिर से बता रहा हूं, दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसका मतलब है कि जो फ्लक्स E और A के नतीजे में, इनको डॉट करने के नतीजे में जो नई क्वांटिटी बनी है वो फ्लक्स है, और जो डॉट प्रोडक्ट की रिजल्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपके पास
फ्लक्स आएगा दैट शुड बी अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। और यही कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था, वहां पे मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया था कि जब आप दो वेक्टर्स का डॉट ले लें तो जो उसका रिजल्ट आता है वो क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। ये डिफाइंड है, ये को मैंने रात को बैठ के नहीं बनाया, दिस इज डिफाइंड फार्मूला कि जब भी आप दो वेक्टर्स का डॉट लेते हो तो जो रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है। तो हमने फ्लक्स को डिफाइन कर लिया कि जो फ्लक्स है वो E डॉट A है। जाहिर सी बात है जब डॉट ले रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा दैट शुड बी अ स्केलर क्वांटिटी। अब डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला हम पढ़ के आए, E डॉट A क्या होता है, दैट शुड बी E A cos थीटा, that should be E A cos थीटा। तो cos थीटा क्या, थीटा कौन सा एंगल होगा, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर। that theta should be the angle between electric field and normal to the plane area vector. Is that clear? Okay, आगे चलता हूं जरा, इंशाल्लाह साथ साथ आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी फ्लक्स से रिलेटेड। तो अभी तक बच्चों हमने ये देखा कि E डॉट ए को एक्सपेंड कैसे करना है, और A कौन सा वेक्टर है, दैट इज अ नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर। आपके सामने मैं एक मिसाल करूंगा, गौर से देखिएगा जरा। मैं कहता हूं जी कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती हुई आ रही हैं। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो E की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये E की डायरेक्शन, दैट इज द E वेक्टर, दैट इज द E वेक्टर। अब मैंने इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने एक एरिया रख दिया। मुझे बताएं इस एरिया का नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर क्या होगा, मुझे बताइए जरा। इसी डायरेक्शन में होगा ना, अभी डिफाइन कर चुके हैं हम कि जो नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर होता है वो पर्टिकुलर सरफेस के दरमियान में और उस एरिया वेक्टर के दरमियान में कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहां से आप जाहिर सी बात है सामने देख रहे हो कि यहां जो एंगल क्रिएट हो रहा है दैट इज 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल क्रिएट हुआ है। दैट इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड द प्लेन, जो सरफेस मैंने अज्यूम की है उस और नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर के बीच में ये एंगल है। इज दैट क्लियर? ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है वो पता चल गया कि यहाँ पे यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर है दैट इज आल्सो गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर भी किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि E की डायरेक्शन और नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम हो चुकी हैं। जब ये सेम हो गई तो मुझे बताएं E और A में कितना एंगल बन चुका है। फर्स्ट ईयर में आप सारा करके आए हो कि दोनों सेम वेक्टर्स जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो उनके दरमियान में एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है। तो ये दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है ना, तो इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना होगा, डेट शुड बी 0। जब एंगल 0 हो गया तो अब मैं इस फार्मूले के जरिए 11.11 फार्मूले के जरिए मैं क्या लिखूंगा, फ्लक्स इज इक्वल टू E A इनटू कॉस, कॉस क्या लिखूंगा बच्चों, 0। तो कॉस 0 क्या होता है, cos 0 is always equal to 1। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, that is 1। ये आपको क्या रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, 1 का। तो आपके पास जो फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो हो गया 1, तो बाकी चीज क्या बची, 1 जिस भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होता है उसे क्या करेगा, वही चीज रिपीट हो जाती है, बिकॉज 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
तो आपके पास जो फ्लक्स आ जाएगा डेट इज ई ए। इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम हो गया है। तो मुझे एक बात बताइए, कल मैंने क्या आपसे यही बात नहीं की थी कि जब मैं इस पर्टिकुलर सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने रख दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब इस सरफेस को क्रॉस करेंगी, तो जब क्रॉस करेंगी तो फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो आज हमने फार्मूले से भी देख लिया कि वाकई ही इस पर्टिकुलर पहले केस के अंदर फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम हो रहा है। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहां पे जो ए को हमने कंसीडर किया है दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कल भी मैंने आपसे यही बात की थी कि अगर हम इस सरफेस को बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करती हुई निकल जाएंगी। जब क्रॉस करेंगी तब ही आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड आएगा। अगर क्रॉस नहीं करेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड नहीं आएगा। तो यही बात आज हमने इस पर्टिकुलर फार्मूले से भी प्रूव कर दी है। और हमने ये देखा कि E और A दैट इज द नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर। इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना क्रिएट हुआ है 0 डिग्री, और cos 0 क्या होता है 1। आपके पास फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा। और यही चीज अगर आप गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है मैक्सिमम फ्लक्स। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? तो उसके लिए आप देख लो सारी वही कैलकुलेशंस की गई हैं जो कि मैंने आपके सामने अभी इस डायग्राम और इस मैथमेटिकल फॉर्म को मिला के की हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि कॉस को 0 कंसीडर किया गया है। कॉस को 0 क्यों कंसीडर किया गया है वो मैंने आपको डिटेल के अंदर बता दिया। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है इफ द सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस को, ये जो सरफेस है इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने रखा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। लेकिन आगे चलते हैं, सच दैट सरफेस एरिया ए इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सरफेस को परपेंडिकुलर रखा ई के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन एरिया वेक्टर और ई वेक्टर में 0 डिग्री एंगल है, मतलब दोनों पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो इनके दरमियान में एंगल कितना होगा बच्चों? दैट शुड बी 0। इसी वजह से जब मैंने इसको एक्सपेंड किया है तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास cos 0 1 हो चुका है और आपके पास जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा दैट इज EA। इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने इसकी साइंटिफिक रीजन भी बता दी। और साइंटिफिक रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर सरफेस को क्रॉस करनी चाहिए, और वाकई ही इस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर सरफेस को क्रॉस करके निकल रही हैं। और अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो हमने ये देखा कि E और A में कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री, और A कौन सा वेक्टर है? नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर है। जब cos 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम आ जाएगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स वाला पर्टिकुलर जो सेक्शन था वो हमने यहां पे परफॉर्म कर लिया है। अब आइए चलते हैं जरा जीरो फ्लक्स की तरफ। अगर आपको मैक्सिमम फ्लक्स समझ आ गया तो जीरो फ्लक्स भी इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। आइए अब जीरो फ्लक्स की तरफ चलते हैं जरा। जीरो फ्लक्स की तरफ आइएगा जरा। बाय द वे ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है दिस इज नॉट द डायग्राम ऑफ जीरो फ्लक्स। ये जीरो फ्लक्स की डायग्राम नहीं है, इसको याद रखिएगा। जीरो फ्लक्स की डायग्राम में अभी आपके सामने बनाऊंगा, इसको आप अपनी कॉपीज पे नोट कर लें या फिर जो है वो लेक्चर भी आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। ठीक है जी। तो आइए अब जीरो फ्लक्स की तरफ जरा चलते हैं। अब मैं क्या करता हूं बच्चों कि मैं इस पर्टिकुलर सरफेस को, ये जो मैंने सरफेस ली हुई है, इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने नहीं रखता, परपेंडिकुलर नहीं रखता इलेक्ट्रिक फील्ड के, बल्कि क्या करता हूं इसको लेटा देता हूं, मतलब फर्श के साथ जोड़ देता हूं।
जब मैं फर्श के साथ जोड़ूंगा तो मुझे बताइए क्या केस बनेगा, ये बन जाएगा ना। दैट इज द पर्टिकुलर केस जिसमें मैंने इस पर्टिकुलर सरफेस को अब फर्श के साथ चिपका दिया है, जोड़ दिया है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई, मुझे बताइए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस केस में क्या इस सरफेस को क्रॉस कर सकती हैं? कभी भी नहीं कर सकती, ये तो इसके ऊपर से गुजर जाएंगी। जाहिर सी बात है, ये तो फर्श के साथ जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऊपर से आगे गुजर गई। तो मैंने कल आपको क्या बताया था, इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर सरफेस को क्रॉस नहीं कर पा रही। ये तो होगी इसकी टेक्निकल रीजन। अब आइए जरा मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो मुझे बताइए अब इस पर्टिकुलर केस में नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर किधर होगा, दैट शुड बी दिस, इस डायरेक्शन में होगा नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर। क्योंकि अब मैंने सरफेस को क्या किया है, स्मूथ कर दिया है, लिटा दिया है। तो अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर में मुझे बताइए कितना एंगल बन गया जनाब, सामने नजर आ रहा है 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री बन गया तो इस फॉर्मूले को दोबारा मैं लिखता हूं फ्लक्स वाले को। तो फ्लक्स अब मैं कैसे लिखूंगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, कॉस 90 का जो रिजल्ट है वो आपके पास जीरो आता है। क्योंकि ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये सारा फैक्टर आपके पास जीरो हो जाएगा। कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा। तो जिस भी चीज के साथ आप जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे वो उसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। इस पर्टिकुलर केस में आपके पास फ्लक्स क्या हो चुका है, जीरो। और यही पर्टिकुलर बात मैंने आपको कल बताई थी कि जब मैं इस सरफेस को फर्श के साथ जोड़ देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर से गुजर गई हैं, इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ये तो हो गई इसकी टेक्निकल रीजन। अब इसके मैथमेटिकली कैसे प्रूफ किया है कि अब आप देखो नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर और ई वेक्टर में 90 डिग्री एंगल बन चुका है। जब 90 डिग्री एंगल बन गया, फार्मूले में वैल्यूज को पुट किया, cos 90 जीरो होता है, इससे फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही चीज आप देख रहे हो इधर भी ऐसे ही किया गया बिल्कुल, कि यहां पे cos 90 सेट किया गया है। क्यों? क्योंकि E और नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर में 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है। जब 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो गया तो वहां पे फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो चुकी है। और यही चीज यहां पे भी लिखी हुई है, इफ द सरफेस इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर दिया है। पैरेलल करने का मतलब है कि इसको बिल्कुल जोड़ दिया है फर्श के साथ। अब सच दैट सरफेस एरिया ए इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने इसको पैरेलल कर दिया तो अब E और A के दरमियान में 90 डिग्री एंगल बन चुका है। नॉर्मल का मतलब यही है कि E और A में कितना एंगल बन चुका है, 90 डिग्री। देन नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल पास थ्रू द सरफेस। इस केस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन सरफेस को पास नहीं कर पा रही। देन फ्लक्स इज ई ए cos 90 और cos 90 क्या हो जाता है, जीरो। आपके पास जो पर्टिकुलर फ्लक्स है वो इस केस में जीरो हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ऊपर जो है वो डिग्री का साइन नहीं आएगा, ये जीरो है। सो आपने देखा स्टूडेंट्स कि किस तरीके से फ्लक्स मैक्सिमम और किस तरीके से फ्लक्स को हम जीरो कर सकते हैं। फर्ज करें एंगल ना तो 90 है ना ही जीरो है, बिटवीन द ई एंड ए, उस केस में क्या होगा,
उस केस में जो एंगल बनेगा, जिस तरह आप 11.11b में देख रहे हो, अब ना तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है ई और ए में, और ना ही जीरो बन रहा है। जो प्लेट है इसको हमने ट्विस्ट किया हुआ है, तो अब तो ना तो 90 बन रहा है और ना ही जीरो बन रहा है। तो जितनी यहाँ पे एंगल की वैल्यू बनेगी, फर्ज करें मैं कहता हूँ 20 डिग्री बन रही है, तो आप cos 20 करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उससे आप फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। तो इस केस में जब एंगल ना तो 90 है और ना ही जीरो है, उस केस में फ्लक्स ना तो मैक्सिमम होगा ना ही जीरो होगा, बल्कि बीच में कोई ना कोई इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इज दैट क्लियर? सो इस तरीके से कोई भी एंगल हो उसको हम cos थीटा में इंसर्ट करके फ्लक्स की पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस लेटर को, फ्लक्स का जो ये लेटर है, इसको हम फाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फाई। या आप मैथ्स में भी देख के आए होंगे। आइए जल्दी से इसकी यूनिट्स देख लेते हैं और फिर जो है वो हम अपना क्वेश्चन और आंसर्स का सेशन रख लेंगे। ठीक है जी? तो मैं यहाँ से ही चलूंगा, इसकी यूनिट्स बनाऊंगा, इसी पर्टिकुलर फार्मूले से इसकी यूनिट बनाऊंगा। ठीक है जी? इधर देख लीजिए जरा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? E इक्वल होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये तो हम करके आए ना। E क्या होता है? F ओवर क्यू नॉट। और A क्या है? वो तो एरिया ही है, A उसी तरह आ गया साहब। फोर्स की यूनिट क्या है जनाब? न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो आपके पास क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। So that is the particular unit of इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पर्टिकुलर क्या है? यूनिट है। इसको आपने जहन में रखना है और ये जो है वो पूछी जा सकती है आपको एमसीक्यूज में। ठीक हो गया जी? तो ये पर्टिकुलर यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप देख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। That is the particular unit for the electric flux। तो बच्चों आज हमने सीखा कि कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, और कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है ना ही जीरो है, बल्कि क्या है, जो उसकी एंगल की वैल्यू होगी वो वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे और वहां से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। और इंपॉर्टेंट जो हमने पॉइंट यहाँ पे सीखा वो क्या है? नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। तो अभी हम जो है वो क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखेंगे और फिर आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे। ठीक है जी?